गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। माइक्रो स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे पिछले टॉपिक में फंडामेंटल राइट्स में पढ़ रहे थे प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में देख रहे थे हम लोग। तो आगे हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और क्लास को अंत तक देखें, क्योंकि क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो क्लास को अंत तक नहीं देखते हैं। अगर आप वाकई में पढ़ने के उद्देश्य से वीडियो को देख रहे हैं तो क्लास को अंत तक देखिए और अच्छे से समझिए। और जब भी अब आप वीडियो को देख रहे हैं तो अपने साथ कॉपी और पेन को ले करके बैठें, ताकि हम जो यहाँ पे बोल रहे हैं लिखते हैं उन सबको आप नोट डाउन करते चलिए साथ ही साथ। तो आप लोगों को समझने में और पढ़ने में भी आसान रहेगा। और धीरे धीरे हम लोग अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। उससे आपके जितने भी कंपटीशन्स हैं उनसे आपका कंपटीशन्स क्लियर होने की संभावनाएं बेहतर रहेंगी। ठीक है, तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम लोग पढ़ रहे थे प्रेस की स्वतंत्रता में कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखा था। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता। हम लोगों ने देखा था कि प्रेस की स्वतंत्रता को जो है मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 के तहत उसको जैसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता को रखा गया है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है, कह रहा है भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने की बात की गई है। ठीक है, लेकिन राज्य जो है प्रेस पर नियंत्रण, किसी आपराधिक परिस्थिति में राज्य जो है प्रेस पर नियंत्रण भी लगा सकता है। इसमें इसी में जो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो है प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखा गया। प्रेस की स्वतंत्रता, राज्य जो है प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना जरूरी है, लेकिन आपराधिक परिस्थितियों में, आपराधिक परिस्थितियों में, ठीक है, आपराधिक परिस्थितियों में राज्य पर नियंत्रण, प्रेस पर नियंत्रण राज्य लगा सकता है। प्रेस पर नियंत्रण, आपराधिक परिस्थितियों में प्रेस पर नियंत्रण राज्य लगा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है, लेकिन आपराधिक परिस्थितियों में संविधान जो 8 सीमाएं लगाता है, ठीक है, वो जो सीमाएं के अंतर्गत रख कर ही राज्य प्रेस पर नियंत्रण लगा सकता है। लेकिन वो जो नियंत्रण है क्या होना चाहिए? युक्ति युक्त या तार्किक होना चाहिए। युक्ति युक्त या तार्किक नियंत्रण। ठीक है, तार्किक नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये है कि संविधान में जो 8 सीमाएं लगाया गया है प्रेस पर संविधान के द्वारा, तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं हम। ठीक है, तो उसके तहत राज्य जो है तार्किक तरीके से, मतलब उसका कोई एक आधार होना चाहिए कि हम प्रेस को, अगर प्रेस को बंद कर रहे हैं या प्रेस की स्वतंत्रता हम छीन रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, तो हम वो कारण सरकार को बतानी पड़ेगी कि हम आपकी आज़ादी को क्यों ले रहे हैं, क्यों छीन रहे हैं। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता युक्ति युक्त या तार्किक तरीके से ही बाधित की जा सकती है, उस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। सरकार इस पर या राज्य इस पर मनमाने तरीके से, ठीक है, मनमाने तरीके से नियंत्रण नहीं लगा सकता है। उस पर जब भी होगा युक्ति युक्त तरीके से ही नियंत्रण लगाया जा सकता है या तार्किक तरीके से, ताकि उस पर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उस पर मनमाने तरीके से राज्य नियंत्रण नहीं लगा सकता है। आगे देखते हैं। हमारी प्रेस की स्वतंत्रता यहाँ पे हो गई समाप्त फिलहाल।
आगे एक केस हुआ नवीन जिंदल केस, ठीक है। एक केस हुआ नवीन जिंदल केस। नवीन जिंदल केस 2004, ठीक है। नवीन जिंदल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवीन जिंदल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत, ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत राष्ट्रध्वज फहराना, ठीक है, राष्ट्रध्वज फहराना भी एक मूल अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, कह रहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत राष्ट्रध्वज को फहराना भी एक मूल अधिकार है, ठीक है। तो ये कौन सा केस में आया था? नवीन जिंदल केस में। जैसे पूछ देता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, जैसे राष्ट्रध्वज फहराना मूल अधिकार है या नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि मूल अधिकार है, ठीक है, उस पर टिक लगाएंगे, मूल अधिकार है। जैसे कभी कभी पूछ देता है किस केस में पूछा गया, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी मूल अधिकार है, तो हम क्या लेंगे? नवीन जिंदल केस, ठीक है, नवीन जिंदल केस 2004 में, ठीक है। एक और केस हुआ इमैनुअल केस। इमैनुअल केस हुआ। एक इमैनुअल केस था, मतलब एक केरल का एक बच्चा था, स्टूडेंट था, वो स्कूल में पढ़ता था, ठीक है। तो स्कूल में क्या हुआ कि जैसे राष्ट्रगीत चल रहा था, वंदे मातरम, ठीक है, तो राष्ट्रगीत चल रहा था, तो वो बच्चा क्या हुआ कि चुपचाप रहा, गाना नहीं गाया, वो जो राष्ट्रगीत था वो नहीं गाया, ठीक है। तो उसका नाम इमैनुअल था, तो वो नहीं गाया, तो टीचर ने क्या किया कि उस बच्चे को पकड़ के पीट दिया। तो वो अपने जाकर घर पे कहा, और वो जब घर पे कहा कि ऐसा ऐसा बात है कि हमको टीचर ने मार दिया, हम राष्ट्रगीत नहीं गाए, तो उसके पिता जो क्या हुआ कि चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में जब उसके पिता गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, मतलब ये सभी बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया, तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर निर्णय है इमैनुअल केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि मौन रहना भी एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मौन रहना भी क्या है? एक फंडामेंटल राइट्स है। अब देखिए यहाँ पे मौन रहना भी एक क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। उसमें ये कहा कि मौन रहना भी एक फंडामेंटल राइट्स है, और राष्ट्रगीत गाने के लिए, ठीक है, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये है कि मौन रहने का अधिकार क्या है? एक फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब वो गाए ना गाए, वो उसका मौलिक अधिकार है, उसको आप मतलब ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते कि नहीं तुम गईबे करो, वंदे मातरम ये सब गाना गईबे करो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो क्या है वो? एक मौलिक अधिकार है, और उसको गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम कि एक हाल ही फिलहाल केस हुआ, इंटरनेट मौलिक अधिकार है या नहीं, ठीक है।
गुलाम नबी आज़ाद केस 2019 में केस हुआ, इंटरनेट मौलिक अधिकार है या नहीं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इंटरनेट मौलिक अधिकार है या नहीं। ठीक है, आप लोग लिखते चलिएगा साथ साथ, इंटरनेट मौलिक अधिकार है या नहीं। तो ये केस हुआ गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद व अन्य केस 2019। ठीक है, गुलाम नबी एक लोकसभा के ठीक ठाक जाने माने सांसद है, आप लोग जानते होंगे। तो उनके द्वारा ये केस किया गया कि इंटरनेट मौलिक अधिकार है या नहीं। 2019 में आप लोगों को मालूम होगा 2019 में क्या हुआ था, आर्टिकल 370 और 35A हटाया गया था। तो लगभग महीनों तक 6-7 महीनों तक क्या हुआ कि इंटरनेट को वहाँ पे बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो उसी समय केस हुआ, गुलाम नबी आज़ाद और उनके साथियों के द्वारा एक केस किया गया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया कि इंटरनेट जो है वो मौलिक अधिकार है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया, मतलब इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया। क्यों घोषित किया तो उसको भी देखेंगे क्यों। ठीक है, क्यों घोषित किया तो इसके 3-4 प्रावधान लिख लेते हैं। कह रहा है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, मतलब अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए इंटरनेट जरूरी है। क्या है, इंटरनेट जरूरी है। कह रहा है कि अभिव्यक्ति को इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है या नहीं, तो इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। ठीक है, क्यों, कह रहा है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता है, जरूरी है। ठीक है, फिर कह रहा है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। अगर आप लोगों को पिछला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो ध्यान होगा कि व्यवसाय चुनने या कोई भी पेशा चुनने या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, यानी कि व्यवसाय को करने के लिए ठीक है, या चुनने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता है। इंटरनेट की आवश्यकता, ठीक है, ये हो गया। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, व्यवसाय को चुनने के लिए या करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता है। जैसे कि मान लीजिए आजकल इंटरनेट के बिना हम लगभग बहुत सारे कामों को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको इंटर स्टेट करना है या इंट्रा स्टेट करना है, व्यापार करना है, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में भी करना है, तो हम या फिर कोई भी चीज़ खरीदना है, बेचना है, तो हम क्या करेंगे, इंटरनेट का वहाँ पे उपयोग करेंगे। इंटरनेट का उपयोग करेंगे तभी तो वो हो सकेगा। जैसे आज के डेट में देखिए बहुत सारे ऐसी कंपनियां चल रही हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, ये सब जितने भी है, डोमिनोज, ये सब एक प्रकार का क्या है, व्यवसाय ही है, क्योंकि वो अपना सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है कि लोगों तक
लोगों तक उपयुक्त जानकारी के लिए इंटरनेट की आवश्यकता है। ठीक है, इंटरनेट की आवश्यकता है। मतलब अगर हम देखें तो क्या कर रहा है, अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए, मतलब हमको कोई भी अपना अभिव्यक्ति करना है, ठीक है, या कोई भी विचार रखना है, बात रखना है, हमको बात कहना है, जैसे सरकार की आलोचना करनी है या सरकार की प्रशंसा करनी है, तो हम कैसे करेंगे? जाकर सरकार के कान में तो नहीं बोलेंगे कि सरकार हम आपका आलोचना करना चाहते हैं। ठीक है, चाहे चिल्लाएंगे कहीं भी, बिना इंटरनेट का कोई भी मार के भगा, पता न चलेगा किसी को। लेकिन अभी क्या है, भूमंडलीकरण के दौर में इंटरनेट जो क्या है ना कि एक प्रमुख साधन के रूप में उभरा है। ठीक है, सूचना क्रांति का दौर है। तो जैसे अभी हम कुछ भी करेंगे तो तुरंत इंटरनेट के द्वारा उसको फैलाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या है कि इंटरनेट को बहुत ज़रूरी माना गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट भी क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स है, यानी मौलिक अधिकार है। ठीक है, फिर आप व्यवसाय चुनने के लिए या करने के लिए, अभी आप लोग बताया व्यवसाय भी कोई करेंगे उसके लिए भी हमको इंटरनेट की आवश्यकता है। अगर हमको कोई प्रमुख जानकारी चाहिए, सूचना चाहिए, सूचना इकट्ठा करना, किसी के बारे में जानना है, तो हम कैसे जानेंगे, है ना? तो हम उसके लिए भी हमको अगर तत्काल जानना है तो इंटरनेट के माध्यम से जानेंगे। तो ये केस गुलाम नबी आज़ाद व अन्य उनके साथियों के द्वारा 2019 में किया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे समाप्त हुआ। आगे हम देखते हैं तो ये हो गया हमारा इंटरनेट मौलिक अधिकार है या नहीं है। इसमें हम देखेंगे एक और है, इसमें एक देखते हैं आईटी एक्ट, उसमें एक धारा हो, आईटी एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 66A, उसको थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद हम अपने आ जाएंगे नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स पे। इसके बाद है एक है आईटी एक्ट, मतलब इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसको 2000 में बनाया गया और 2008 में संशोधन किया गया। ठीक है, ये कह रहा है कि आईटी एक्ट जो है, आईटी एक्ट संसद का कानून है, संसद का कानून है, जिसका उद्देश्य ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य अपराध को रोकना है। ठीक है, आईटी एक्ट जो है संसद का कानून है और इसका उद्देश्य क्या है कि अपराध, कैसा अपराध, मतलब इंटरनेट की दुनिया का अपराध, आईटी इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को, इसका उद्देश्य है इस आईटी के दुरुपयोग, आईटी अपराध को रोकना या इसके दुरुपयोग को रोकना, दुरुपयोग को रोकना। ठीक है, इसमें एक सेक्शन है इसका, सेक्शन 66A, इसको देखेंगे ये क्या है। ठीक है, इसका एक सेक्शन है सेक्शन 66A, सेक्शन 66A ये कहता है कि इंटरनेट, ठीक है, मोबाइल या कंप्यूटर, ठीक है, इंटरनेट मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा
कोई मैसेज डालना, कोई मैसेज डालना या पोस्ट करना, पोस्ट डालना या कोई अभिव्यक्ति किसी रूप में करना, किसी रूप में करना करा कि इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर के द्वारा मैसेज डालना या पोस्ट डालना या कोई अभिव्यक्ति किसी रूप में करना जो घोर आपत्तिजनक हो। क्या है? जो घोर आपत्तिजनक है, ठीक है, जो घोर आपत्तिजनक है, ठीक है, क्या है? दंडनीय है, दंडनीय है। ये क्या हो सकता है? सेक्शन 66A, ठीक है। करा इंटरनेट, मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा कोई मैसेज डालना, कोई पोस्ट करना, ठीक है, मतलब ऐसा पोस्ट करना जो सही नहीं है, मतलब आपत्तिजनक है, पोस्ट डालना, या फिर कोई ऐसा आपत्तिजनक किसी रूप में करना, ठीक है, कोई ऐसा अभिव्यक्ति, ठीक है, कोई ऐसी अभिव्यक्ति करना किसी रूप में जो घोर आपत्तिजनक है, क्या है? दंडनीय है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा सेक्शन था, तो उसको देख लिए। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 20, ठीक है, अपना पढ़ेंगे। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स है हमारा आर्टिकल 20, उसको देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 20, ठीक है। ये क्या कहता है? अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण, अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण, ठीक है। कह रहा है अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण, यानी इसमें भी 3 क्लॉज है। कह रहा है आर्टिकल 20 क्लॉज 1, सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 20 क्लॉज 1। कह रहा है कि कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता, कोई व्यक्ति तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक उसने कानून लागू, जब तक उसने अपराध करते समय लागू कानून का उल्लंघन ना किया हो, और संविधान में प्रस्तावित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है। कह रहा है कि आर्टिकल 20 क्या कह रहा है? अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण। और आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कह रहा है? कि कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता है कि अपराध करते समय उस कानून का उल्लंघन न किया हो, ठीक है, और संविधान में प्रस्तावित सजा से अधिक सजा उसको नहीं दिया जा सकता है। मतलब कि कोई व्यक्ति जैसे अपराध कर रहा है तो कोई कानून है, ठीक है, तो वो कानून लागू नहीं है, तो वो जैसे मान लीजिए कि कोई कानून नहीं है, प्राकृतिक का कानून है, प्रकृति का,
तो कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं है। ठीक है, अगर संविधान में किसी कानून का उल्लेख नहीं है कि इस कृत्य को करने पर सजा दिया जाएगा तो वो व्यक्ति अपराधी नहीं हुआ। लेकिन अगर ये कानून लागू है, क्रिमिनल प्रोसीजर अगर लागू है, ठीक है, और उस समय कोई व्यक्ति वो कृत्य करता है तो क्या हो जाएगा, उस कानून के तहत वो अपराधी घोषित हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 1। आगे देखेंगे आर्टिकल 20 क्लॉज 2, 3। आगे हम लोग देखेंगे आर्टिकल 20 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कह रहा है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। फिर कह रहा है आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये कह रहा है, ठीक है, किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, कह रहा किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या कहता है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई अपराध कर दिया, ठीक है, मान लीजिए चोरी कर लिया। चोरी तो एक बार किया, लेकिन उसको आप उठा करके एक बार उसको सज़ा दे दिए, तो फिर उसी चोरी के लिए उसको दूसरी बार सज़ा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, कह रहा है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कह रहा है किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देना। अब किसी व्यक्ति को आप पकड़ लिए, निर्दोष है, उसको लगे पीटने, चौड़ के मार रहे हैं ओकड़ा, समझ रहे हैं, एकदम चिल्ला रहा है, मार रहे हैं, वो कुछ किया भी नहीं है, और कह रहे हैं कि अपने विरुद्ध तुम गवाही दो जल्दी दो गवाही कि हम ही दोषी हैं, हम ही ओकड़ा मर्डर किए हैं। ठीक है, तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 20 का तीनों क्लॉज। और अभी इसमें हम तीनों को एक एक करके फिर से देखेंगे कि इसका जो उद्देश्य क्या है वो देखते हैं कि इसको लागू किया गया तो लागू करने के पीछे तर्क क्या है, उसको भी देखेंगे हम लोग। अब हम फिर से देखेंगे एक बार आर्टिकल 20 क्लॉज 1 को। ठीक है, फिर कहता है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 को हम फिर से देखेंगे। कह रहा है कि भूतलक्षी विधायन की मनाही करता है। ये जो है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 भूतलक्षी विधायन
ठीक है। भूतलक्षी विधायन यानी एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन की मनाही करता है। ठीक है। कह रहा है आर्टिकल 20 क्लोज 1 भूतलक्षी विधायन की मनाही करता है। मतलब भूतलक्षी विधायन का मतलब क्या है? ऐसा कानून जो अतीत कालीन से प्रभावी ना हो। ठीक है। जैसे अतीत कालीन से प्रभावी ना हो, ऐसा कानून जो अतीत कालीन है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज कोई क्राइम, जैसे कोई व्यक्ति पहले क्राइम कर दिया है, किसी का मर्डर कर दिया। ठीक है। किसी का मर्डर कर दिया कोई व्यक्ति, उसको मिला है 4 साल सजा। ठीक है। और अभी कोई कानून बन गया, अभी कोई क्या हुआ, कानून बन गया, और उसका कानून में वो लिख दिया गया कि अब जो मर्डर करेगा उसको क्या है, 12 साल का सजा। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले क्या था कि उसको 4 साल का सजा सुना दिया गया है, लेकिन जैसे ही ये कानून बन गया, मान लीजिए हाल फिलहाल में कोई कानून बन गया और उसमें लिख दिया गया कि अब जो मर्डर किया है, मर्डर करेगा, उसको क्या है कि 12 साल का सजा दिया जाएगा। अब 12 साल का सजा दिया जाएगा तो जो अब मर्डर करेगा, मतलब इस पे नहीं, जो पहले जो मर्डर कर दिया है इसको क्या है 4 साल का सजा मिलेगा। ठीक है। 4 साल का ही सजा मिलेगा, उसको 12 साल का सजा नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति दूसरी बार मर्डर कर दिया, ठीक है, दूसरी बार मर्डर कर दिया, तो अब इसको पहले वाले में मर्डर में क्या था, 4 साल का सजा मिला था। लेकिन जैसे ही दूसरा बार मर्डर किया, इस पर ई कानून लागू हो जाएगा। अब ई कानून लागू होने का मतलब है कि उसको 12 साल का सजा मिल जाएगा। ठीक है। तो अच्छा सा समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले मर्डर कर दिया है किसी का, जो एक इस कानून को लागू होने से पहले अगर मर्डर कर दिया है, और उस समय मर्डर का प्रावधान क्या था, 4 साल। ठीक है। 4 साल मर्डर का प्रावधान है। और जैसे ही कानून बना तो उसमें लिख दिया गया कि अब जो मर्डर करेगा उसके लिए सजा का प्रावधान क्या है, 12 साल। ठीक है। 12 साल प्रावधान है। तो मतलब कि इस व्यक्ति को 12 साल की सजा नहीं मिलेगी, लेकिन ये व्यक्ति जैसे ही दूसरा मर्डर किया, ठीक है, दूसरा मर्डर किया, उसको क्या मिलेगा, 4 साल की जगह अब 12 साल। ये तो 4 साल काट ही लिया, जैसे बाहर निकल के फिर उसको क्या मिल जाएगा, 12 साल का सजा हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि भूतलक्षी विधायन की मनाही करता है। मतलब पिछले जो चल रहे हैं, पिछले जो व्यक्ति को सजा मिला है उस पर ये कानून प्रभावी नहीं होंगे। ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा आर्टिकल 20 क्लोज 2। भूतलक्षी विधायन। अच्छा देखिए, जैसे हमने बताया आपको, भूतलक्षी विधायन जो है वो केवल आपराधिक कानून के लिए है। दीवानी कानून में भूतलक्षी विधायन लागू हो सकता है। अब दीवानी कानून में भूतलक्षी विधायन का मतलब क्या है कि जैसे दीवानी का मतलब होता है राजस्व या कर से संबंधित, ठीक है, टैक्स वगैरह जिसको बोलते हैं, टैक्स से संबंधित। और जैसे मान लीजिए कि हमको टैक्स जैसे भारत के राजस्व में कमी हो गई है, जैसे मान लीजिए भारत का जो संचित निधि है वो कम हो गया है। ठीक है। तो कम हो गया तो क्या है कि सरकारें क्या कर सकती हैं कि टैक्स बढ़ा सकती हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल टैक्स कितना है, मान लीजिए 20% है। तो सरकार अगर कानून कोई बना देती है कि 20% के जगह हम 30% लेंगे, तो और ये कानून क्या होगी, भूतलक्षी होगी, मतलब अतीतकालीन होगी। अगर भूतलक्षी होगी तो मतलब जो व्यक्ति 20% टैक्स चुका दिया है उसको 10% और चुकाना पड़ेगा, मतलब 30% चुकाना पड़ेगा, पीछे का भी और अभी का भी। वो पीछे भूतलक्षी लागू हो सकता है, भूतलक्षी विधान उस पर दीवानी मामले पर प्रभावी हो सकता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं।
सॉरी, कह रहा है आर्टिकल 20(2), मतलब आर्टिकल 20(2) का मतलब क्या है? दोहरे दंड की मनाही, दोहरे दंड की मनाही। ठीक है, दोहरे दंड की मनाही। और ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान में इसका उल्लेख है। लिया नहीं गया, अमेरिकी संविधान में इसका उल्लेख है। अमेरिकी संविधान में इसका उल्लेख है। ठीक है, दोहरा दंड की मनाही मतलब क्या है इसका? दोहरा दंड की मनाही से मतलब है कि अभी आपको बताया आर्टिकल 20(2) कि एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए। ठीक है, मतलब एक से अधिक बार दंड देना। दोहरा दंड का मतलब होता है किसी व्यक्ति को एक ही मतलब कृत्य के लिए एक से अधिक बार दंड देना, दोहरा दंड। और उसकी क्या करता है? मनाही करता है। ठीक है, मतलब कि एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। समझ में आया? पहले लिख लेते हैं। आत्म अभिशंसन की मनाही, आत्म अभिशंसन, आत्म अभिशंसन की मनाही। ठीक है, आत्म अभिशंसन की मनाही से मतलब है कि जैसे आपको बताया आर्टिकल 20(3) क्या है कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब आत्म अभिशंसन करना, किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत, अपने ही विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करवाना। ठीक है, इसकी मनाही करता है। ठीक है, आत्म अभिशंसन की मनाही। और ये जो है, ठीक है, ये जो साक्ष्य है केवल क्या है? न्यायिक दंड, न्यायिक संदर्भ में है। ठीक है, केवल क्या है? न्यायिक संदर्भ में है। और ये जो है कह रहा है कि किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार दंड देना, उसका मनाही करता है। मतलब ये क्या है कि वो इसका जो है किसी न्यायिक संदर्भ में है, जैसे न्यायिक संदर्भ। ठीक है, ये प्रशासकीय संदर्भ में, प्रशासकीय संदर्भ में नहीं है। किसी प्रशासकीय संदर्भ मतलब जैसे किसी ऑफिसर को, ठीक है, IAS IPS या किसी भी पुलिस अधिकारी को एक से अधिक बार उसको एक ही कृत्य उसको सस्पेंड किया जा सकता है। समझ रहा है? जैसे कि उसको बार बार सस्पेंड भी किया जा सकता है, किसी कृत्य के लिए उसको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये केवल न्यायिक संदर्भ में है, प्रशासकीय संदर्भ में नहीं है। ठीक है, और ये जो है अपने ही विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने की मनाही करता है। मतलब क्या है? अपने ही विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने की मनाही। लेकिन किसी व्यक्ति से आप उसको अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका हम नार्को टेस्ट, जैसे उसका आपराधिक जांच करने के लिए नार्को टेस्ट कर सकते हैं, नार्को टेस्ट करवाना। ठीक है, चिकित्सकीय अनुसंधान, नार्को टेस्ट करवाना ये अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, उसके अपराधों को जानने के लिए। तो ये होगा हमारे आज के फंडामेंटल राइट्स 20। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कल 21, आर्टिकल 21। उसमें बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे, जैसे AK गोपालन केस, पुट्टा स्वामी केस,
निजता का अधिकार पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक टॉपिक को बारीकी से पढ़ाएं आपको, ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। बाद में आपको ये ना लगे कि सर ने ये छोड़ दिया, ये अच्छे से नहीं पढ़ाया। तो आप एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते चलिए, और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं आता है फिर भी कमेंट करिए, ताकि हम और मेहनत करें और कोशिश करें आप लोगों के लिए। तो देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, घर पे रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।